हेलो एवरीवन। आज फिर से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वैसे लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे थे, मैंने दो केस डिस्कस किए थे, ठीक है। दोनों को फिर से यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ एक बार। एक तो जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 14 हो। एक वो केस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ग्रेटर देन 14 हो, यानी 14 से अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू हो या 14 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो तब कैसे बनेगा, और उससे कम हो तो कैसे बनेगा। एक बार फिर से डायग्राम बना रहा हूं, 10 डायग्राम बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए सिंपल। सबसे पहले हमें पता है किसका बनेगा, 1s, ये भी 1s। ये मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में एक साइड वाले सारे एक एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे साइड वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दूसरे एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये एटम ए था, ये बी था, तो इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिर मिक्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s, इसको सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद इसके ऊपर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, 1s के बाद 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखो थर्ड और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट की जब बात करेंगे तो यहां आएंगे 3 p वाले, ठीक है। अब हमें देखना है कि हम यहां कैसे ड्रा करते हैं, इन p वालों को कैसे ड्रा किया जाएगा, ठीक है। जो p ऑर्बिटल्स हैं इनको कैसे ड्रा करना है। ये है 2p का px मान लिया, py मान लिया, pz मान लिया। ये दूसरे का px, py और pz हो गया। ये 2p वाले सारे, ठीक है, 2p। अब देखो ध्यान से देखना, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने क्या बताया था, 2-1-2-1 का फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2-1-2-1 का फॉर्मूला याद रखना है जब भी p के ऑर्बिटल बनाने होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने होंगे। इसका डायग्राम है 2-1 का मतलब 2, ठीक है, फिर 1, ठीक है, फिर 2, ठीक है, और फिर 1। 2-1-2-1 ये कौन सा है, ये पाई 2px, पाई 2py, ये सिग्मा 2pz, ये पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py, ये सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स को वैसे ही बढ़ना है जैसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आबो प्रिंसिपल और हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के हिसाब से पहले बढ़ते आए थे, वैसे ही एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बढ़ते चले जाना है, ठीक है। दूसरा जो केस था उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या था, फिर से उसका एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फिर मैं दोनों का वो एनर्जी वाला डायग्राम लिख दूंगा कि एनर्जी लेवल के साथ कैसे चलेंगे। ये 1s, ये दूसरे एटम का 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद फिर p वाले की बात आ जाएगी, सॉरी 2s की बात आ जाएगी, और ये एक का 2s, ये दूसरे का 2s, सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s। अब हम सिग्मा ही क्यों लिख रहे हैं, पाई से शुरुआत क्यों नहीं, क्योंकि सबसे पहला बॉन्ड जब भी बनता है तो याद रखना वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसके बाद 2p की बारी आती है। हम क्या क्या कर सकते हैं भाई 2p में, उस चीज के बारे में हमें देखना होगा कि हम 2p के साथ क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये फिर से मैं 2px, 2py और 2pz ले रहा हूं, यहां दूसरे का 2px, 2py और 2pz ले रहा हूं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 1-2-2-1, 1-2-1-2। इसको जस्ट रिवर्स करना है, इस पोर्शन को जस्ट रिवर्स करना है, बस इतना ही पोर्शन, बाकी सेम रहेगा। 1-2-2-1 का फॉर्मूला लगेगा इसमें 1 और उसके बाद 2, फिर 2, फिर 1। क्या होगा, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। इसमें पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये सिग्मा स्टार 2pz। सिंपल सी बात है ये।
इन्हीं को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भी लिख देते हैं। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखते हैं, सबसे पहले सिग्मा 1s में भर जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, इनको ऐसे लिख देंगे, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px विच इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ये होगा एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये है। और इसमें ऑर्डर में क्या चेंज आ जाएगा, सिर्फ जहां इसको ऊपर लेके गए, इसको नीचे लेके आए, तो ये पहले आ जाएगा, यानी सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम देखते हैं कि वैलिडिटी क्या है, यानी कि एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, कौन कौन से जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। कैसे? तो हमें बॉन्ड ऑर्डर की एप्लीकेशन देखनी होगी। मैं इसको रख कर रहा हूं, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो। जितना इसको बना के देखोगे उतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी भाई, ठीक है। जितना बना के देखोगे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अब हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं उनको पता करेंगे, और उनको कैसे पता किया जाता है उससे पहले हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज तो यही है कि इनकी एप्लीकेशन पार्ट में क्या है। एप्लीकेशन पार्ट में क्या है, एप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो बॉन्ड ऑर्डर हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इंटू NB माइनस NA। अब यहां पे आप पूछेंगे कि NB क्या है, NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। NA क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। अब मैं इसी से बता सकता हूं, अब ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की बात हो रही है, बॉन्ड ऑर्डर, अगर ये NB बॉन्ड ऑर्डर की केस में जब बात करेंगे, अगर NB NA से कम होंगे, NB इज लेस देन NA, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा। अब स्टेबल कब होगा, जब Na ज्यादा हो किससे, हाँ ठीक है, Na कम होने चाहिए, हाँ ठीक है, तो NB ज्यादा होना चाहिए, सॉरी NB हमेशा ग्रेटर देन Na होना चाहिए, तभी मॉलिक्यूल क्या आएगा, स्टेबल आएगा, ठीक है। और अगर Na ज्यादा है NB से, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर Na यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, अनस्टेबल आ जाएगा। अब इसी के बेस पे हम देखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल तो स्टेबल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होते। मान लो मैं हीलियम 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। हीलियम 2 का मतलब क्या होगा, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी भाई, कोई बताएगा मुझे, 1s2, हीलियम 1s2, और दोनों की बात करेंगे तो एक का 1s2 तो दूसरे हीलियम का भी 1s2, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन आए। 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखो, जब डायग्राम बना के देखोगे तो 1s 1s में ही भरे जाएंगे, पहले एक एक भरोगे, ठीक है, फिर 2-2 हो जाएंगे, और जब 2-2 हो जाएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन में से ही भरेंगे। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब क्या आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल आ जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव का मतलब कि एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल को चेक करो एक बार जरा, बेरिलियम 2
यानी बेरिलियम मॉलिक्यूल को चेक करो, बेरिलियम के लिए है ही लीबे 4 4, ठीक है, तो 1s2 2s2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इसमें 4 इसमें, 4 ही एंटीबॉडी 2s वाले में भी तो आ जाएंगे ना 4, ऐसे ये 2s, ये भी 2s दूसरे का, ठीक है, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे ना, 1 के 4 होते हैं, 2 के बेरिलियम मॉलिक्यूल के 8, टोटल 4 माइनस टोटल 4, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, सिंपल सी बात है, फिर से 0 आ जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। इससे हम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पार्ट, सबसे इजी चीज क्या है, बॉन्डिंग और नॉन एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स आपको पहचानने आने चाहिए। जितने भी नीचे वाले होते हैं बोले तो जिसमें स्टार नहीं लगा है, यानी ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, तो स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग जो कि पहले ही बता चुका हूं पहले वाले लेक्चर्स में, और जिसमें स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो थी पहली एप्लीकेशन। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल क्लासिकल बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, क्लासिकल वे में भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्लासिकल वे से कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ये तो था फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। क्लासिकल से भी निकाल सकते हैं। क्लासिकल मेथड क्या था, कुछ याद है आपको? मैंने बताया था आपको एक लेक्चर में कि क्लासिकल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, यानी क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर। क्लासिकल वे क्या है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का? क्लासिकल वे क्या है, मान लो कोई भी बॉन्ड है, जैसे मैं मान लेता हूं CH4 है, ठीक है, तो मीथेन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बने, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दैट एटम, यानी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जितने उसने बॉन्ड बना रखे हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे अब मान लो कार्बन हर हाइड्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, एक, तो यानी CH का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, CH का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे ओजोन का केस लिया था, ठीक है, ओजोन का केस लिया था, तो ओजोन में इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 2 आएगा, इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 आएगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने उतनी बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल सी बात थी। अब देखो इसके बाद क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर is inversely proportional to bond length, bond order इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा निकला तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम निकलेगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ जिसकी कम हो जाएगी वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, यानी मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरी चीज ये थी, दूसरी चीज, ठीक है, एप्लीकेशन। तीसरी एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बताई जा सकती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा सकता है किससे, MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी बताया जा सकता है। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं, तब तो वो डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक कंपाउंड होगा या सब्सटेंस होगा, जो भी आप कहना चाहो, डायामैग्नेटिक होगा। यानी कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड निकले, सारे के सारे पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। और एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, रिपेल्स द मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये उससे दूर भागेगा, डायमैग्नेटिक कंपाउंड। और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से सुनो इस चीज को कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, वो
डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिज्म के बारे में भी बताया जा सकता है इसके थ्रू। ये मोटी की एप्लीकेशन पार्ट था भाई, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग मॉलिक्यूल को टेस्ट करना कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो किससे, बॉन्ड ऑर्डर से, आपको बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से आपको उनको टेस्ट करना कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उनमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड लेंथ कैसी हो सकती है, कंपेयर भी कर सकते हो आप इन सब चीजों से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ध्यान से देखना, एक्चुअल में ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, ऐसे दो एलिमेंट्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब उनमें से एक तो हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है, तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक हाइड्रोजन होगा और उसके साथ जुड़ने वाला, मान लो मैंने ए लिया है, ये ए क्या हो सकता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फोन जिसको बोलते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जब इसके साथ जुड़े हों तब होता क्या है, देखो हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 के आसपास होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 मैक्सिमम होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये फ्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसके पास। अब देखो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाएगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके पास पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ जाएगा, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसी की वजह से क्या होगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये सेपरेशन ऑफ चार्ज ही तो है कि चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब किन किन मॉलिक्यूल में ध्यान से देखना, हाइड्रोजन के साथ जब ये वाली मॉलिक्यूल बॉन्ड बना लेते हैं तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। अब देखो होती कितने टाइप की है, टाइप कितने होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, दो टाइप होते हैं। सबसे पहली होती है इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे होती है भाई, यानी इंटर का मतलब है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल। अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल का मतलब वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और अलग टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल दो होने चाहिए उन दो मॉलिक्यूल में। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा है। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज, तो अपोजिट पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, इंटरमोलिक्यूलर, यानी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। अलग अलग, अब ये दोनों अलग अलग ही मॉलिक्यूल हैं, सेम होते हुए भी अलग है। सेम क्यों? क्योंकि टाइप सेम है मॉलिक्यूल का, लेकिन मॉलिक्यूल तो दोनों अलग अलग हैं, एक HF ये दूसरा HF, ठीक है। अब दूसरे टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख रहा हूं, वो कौन सी होती है, वो होती है इंट्रामोलिक्यूलर, 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 इंट्रा ये कौन सी थी, इंटरमोलिक्यूलर। अब कौन सी होगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल होती है, यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है।
ये लो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ये एक ही मॉलिक्यूल है और इसी के अंदर दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान रखना फोन में से ऑक्सीजन और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन अब मैं एक और टॉपिक करवाने वाला हूँ। उससे पहले जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और टॉपिक करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करनी है। और कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। और इस टॉपिक को मैं भी करवाने जा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होती ही क्यों है, सॉरी किन कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चले कि इस कंपाउंड में ये वाली हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक के केस में तो हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके कर सकते हैं, वो मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया था। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है कि ये क्राइटेरिया इनको फॉलो करनी है। अब उन क्राइटेरिया की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो ध्यान रखना, जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये किसके केस में होती है? सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के केस में, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के केस में बहुत अच्छे से होती है, गुड, ठीक है, अच्छी परसेंटेज है। हाइब्रिडाइजेशन सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट में अच्छे से हो जाती है क्योंकि साइज कंपेरेबल होता है बच्चे, उनका जो साइज होता है ना, सेंट्रल एटम और साइड एटम का साइज जो होता है वो कंपेरेबल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइज उनका ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें हाइब्रिडेशन नहीं होती। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं हाइब्रिडेशन होने वाले कंपाउंड पहले लिख रहा हूं, जैसे अमोनिया हाइब्रिडेशन होती है, हमें पता है sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वाटर, हमें पता है इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे BeCl2, मुझे पता है इसमें कौन सी हाइब्रिडेशन है, sp है, क्योंकि लीनियर है ना, लीनियर कंपाउंड है, sp हाइब्रिडेशन हो रही है, मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें और भी हाइब्रिडेशन होती है। मैं नॉर्मल एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए ले रहा हूं। अभी PF5 एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, PF3 इसमें हाइब्रिडेशन होती है, लेकिन PH3 क्या इसमें हाइब्रिडेशन होती है? क्या PH3 में हाइब्रिडेशन होती है? जी नहीं, कभी नहीं होती। PH3 में हाइब्रिडेशन नहीं होती और वो कंपाउंड्स जो हाइब्रिडेशन शो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं? ड्रैगोस कंपाउंड, ठीक है, क्या बोलते हैं? ड्रैगोस कंपाउंड। और जो इंपेरिकल रूल बताता है कि ये कंपाउंड्स हाइब्रिडेशन को फॉलो नहीं करेंगे, उस रूल को क्या बोलते हैं? ड्रैगोस रूल, ड्रैगोस इंपेरिकल रूल, या फिर ड्रैगो का इंपेरिकल फॉर्मूला, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, ड्रैगो का रूल होता है। अब देखो, अब इसमें क्या है, इस रूल में ऐसा खास क्या है कि ये बता दे। एक्चुअल में हाइब्रिडेशन तो होती है कि जो स्ट्रेन होता है या स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको रिड्यूस करने के लिए हाइब्रिडेशन होती है। मैंने रीजन सारे गिना दिए थे तुमको कि हाइब्रिडेशन क्यों होती है। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि अगर सेंट्रल एटम, हाइब्रिडेशन तब हो रही थी, हमने सारे एग्जांपल सेकंड ग्रुप में लिए थे, अगर सेंट्रल एटम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप का है तब हाइब्रिडेशन तभी और तभी होगी जब एक तो बॉन्ड एंगल मोर देन 90 हो। बॉन्ड एंगल क्या हो? मोर देन 90 डिग्री हो। ये तभी होगी जब बॉन्ड एंगल क्या हो? 90 डिग्री होना चाहिए। जिस भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती उसमें क्या है? बॉन्ड एंगल नियरली 90 और लेस देन 90 होता है, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल क्या है? मोर देन 90 होना चाहिए।
अगर हाइब्रिडाइजेशन करवानी है तो बॉन्ड एंगल मोर देन 90 होना चाहिए, और जिसमें नहीं होती उसमें बॉन्ड एंगल या तो 90 के इक्वल होगा या 90 से कम होगा। ठीक है, अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि PH3 में नहीं होती है जबकि PF3 में होती है। ठीक है, इसके लिए मैं ड्रैगो का एम्पिरिकल रूल बताऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या है, पहले तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इस पीरियड के एलिमेंट है, ये पीरियड्स लिखे मैंने यहाँ पे, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड पीरियड की बात नहीं कर रहा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में सेंट्रल एटम अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड का है, बॉन्ड एंगल उसमें 90 डिग्री के अबव होना चाहिए। दूसरी चीज, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हमेशा 2.5 से लेस। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, 2.5 से लेस होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर ये है 2.5 से फालतू ही होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी जाके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ये दो कंडीशन इसके लिए है, और इसी को ड्रैगो का एम्पिरिकल रूल बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये दोनों कंडीशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट हो, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो वो कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा, और इनमें जो कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता उसको ड्रैगो कंपाउंड बोलते हैं, और इस रूल को क्या बोलते हैं, ड्रैगो एम्पिरिकल रूल बोलते हैं। यानी हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है। पहली क्या कि सेंट्रल एटम के साथ, अगर सेंट्रल एटम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड का है तो बॉन्ड एंगल हमेशा 90 से ऊपर हो, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से 0। ये जनरल है, क्या है, जनरल आइडिया है, एब्सोल्यूट नहीं है, जनरल आइडिया। एक्सेप्शन मिल सकते हैं, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, जनरल आइडिया है, एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसी के बेस पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। PH3 और PF3 की बात करते हैं, PH3 और PF3। अब फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। अगर इसके पास 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन हो तो फॉस्फोरस का साइज बड़ा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। फॉस्फोरस का साइज बड़ा है, ठीक है, बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 90 के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस फॉस्फोरस के साइड में मैं 3 फ्लोरीन एटम लगा लेता हूं, तब हाइब्रिडेशन हो जाती है। इसमें तो हाइब्रिडेशन नहीं होती क्योंकि बॉन्ड एंगल वाली कंडीशन आ गई, तब हाइब्रिडेशन हो जाती है। क्यों होती है उसका रीजन बताता हूं। देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, मोस्ट है पूरी पीरियडिक टेबल में। फ्लोरीन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा, तीनों फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो फॉस्फोरस का साइज क्या हो जाएगा, पहले से थोड़ा छोटा हो जाएगा। और जब साइज छोटा होगा तो क्या होगा, कंपैरेटिवली इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसी वजह से इसमें हाइब्रिडेशन होती है और इसमें नहीं होती। तो ये वाला रूल अगर फॉलो करेगा तो ही हाइब्रिडेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं कैलकुलेशन करनी सिखा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडेशन, ठीक है। हाइब्रिडेशन की कैलकुलेशन करनी है, आपको स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्टीरिक नंबर ही हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने का बढ़िया तरीका है, आसान सा तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि अगर आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करनी है तो आपको स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। स्टीरिक नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टीरिक नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है V प्लस A माइनस C प्लस M डिवाइड बाई 2। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं यहां इनकी मीनिंग लिख रहा हूं कि V क्या है। V है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो V है। A है एनायनिक
चार्ज, C है कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज, M है मोनोवैलेंट स्पीसीज, मोनोवैलेंट स्पीसीज, ठीक है। M क्या है? मोनोवैलेंट स्पीसीज, यानी जिनकी वैलेंसी 1 हो, या तो वो एक ले सकते हो या एक ले सकते हो, जैसे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मोनोवैलेंट, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होंगे? O माइनस, CH2 माइनस, ये क्या है? ये भी मोनोवैलेंट के एग्जांपल है। NH4 माइनस, ठीक है, NH4 माइनस, सॉरी NH माइनस ही लिख देते हैं यहाँ पे, NH4 मत लिखो, NH माइनस लिख दो, ये है। और कौन से हैं? OH माइनस, ठीक है, CN माइनस, ये मोनोवैलेंट है, आराम से आपको समझ जाए, आप लोग इसको समझ जाएंगे। SCN है, OCN है, ये सारे के सारे क्या है? मोनोवैलेंट है। क्या है? मोनोवैलेंट है। जैसे CH2 माइनस मोनोवैलेंट है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? मोनोवैलेंट स्पीशीज है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन ले या दे सकते हैं हम। देखो अब चूंकि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अब इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी हेलोजेंस को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक ही। ये मोनोवैलेंट स्पीशीज होती है, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, इसके बाद हाइब्रिडेशन लिखता हूं। जब स्टेरिक नंबर क्या हो? 2, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेरिक नंबर, ये SN किसके लिए? स्टेरिक नंबर के लिए है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन। जब 2 हो तो ये sp हो जाएगा, 3 हो sp2 हो जाएगा, 4 हो sp3 हो जाएगा, 5 हो तो sp3d हो जाएगा, 5 हो तो sp3d हो जाएगा, 6 हो तो sp3d2 हो जाएगा, 7 हो तो sp3d3 हो जाएगा। ये हाइब्रिडेशन होगी, ये स्टेरिक नंबर होंगे, याद रखना आपको, ठीक है। अब हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं कुछ कंपाउंड्स के लिए कि हाइब्रिडेशन क्या होगी। जैसे सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास आता है CH4, इसी को पढ़ा है कोवैलेंट कंपाउंड्स में। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी मैं सबसे पहले यही पूछ रहा हूँ, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के लिए V की वैल्यू कितनी है? 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर निकालना है कार्बन के लिए, तो इसमें V की जगह क्या आएगा? 4 प्लस, अगर कोई एनायनिक चार्ज है, कोई एनायन नहीं है, कोई भी एनायन इसके पास है ही नहीं, CH4 के पास कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हाँ, इसमें हाइड्रोजन भी लिख लो, ये भी मोनोवैलेंट आयन ही होता है हाइड्रोजन, ठीक है, कोई कैटायन नहीं है, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है इसके पास। अब देखो बच्चों, CH4 के बारे में बात कर रहे थे, तो सबसे पहले मैं CH4 वाला ही दिखा देता हूँ कि कैसा है। CH4 वाले के बारे में जब बात कर रहे, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और चारों हाइड्रोजन क्या है? MS का मतलब क्या है? मोनोवैलेंट स्पीशीज है। अगर ये 4 मोनोवैलेंट है, इसका मतलब 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। और जब स्टेरिक नंबर 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp3 हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी? sp3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड का। BeCl2 की अगर हमें निकालनी है तो क्या होगा? बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। स्टेरिक नंबर निकालना तो फॉर्मूले में V की जगह इसके पास ना तो कोई एनायनिक चार्ज है, ना ही कोई कैटायनिक चार्ज है। अब हमें मोनोवैलेंट स्पीशीज देखनी है, तो मैंने बोला था कि सारे के सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं? मोनोवैलेंट स्पीशीज होते हैं। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 लीनियर शेप होती है। हमें पता है sp हाइब्रिडेशन होती है जब भी स्टेरिक नंबर क्या आ जाए? 2, sp हाइब्रिडेशन होगी। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं BF3 मॉलिक्यूल का। BF3 में क्या है? अगर हमें स्टेरिक नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे? बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 प्लस कोई ना तो इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो एनायनिक और कैटायनिक स्पीशीज का तो सवाल ही नहीं उठता। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो माइनस करना है हमें वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है। तो अब इसके पास मोनोवैलेंट स्पीशीज देखनी है। मोनोवैलेंट स्पीशीज 3 है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं, तो 3 और 3 6 डिवाइड बाय 2
3 आ गया, 3 जब भी आएगा तो sp2 हाइब्रिडेशन होगी, निकल गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोनेट आयन का, CO3 2- कार्बोनेट आयन में स्टेरिक नंबर अगर निकालना है तो कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब दो चीजें हैं, हमें पता है कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर होती है, हमने लुईस स्ट्रक्चर बना रखी है, उसके हिसाब से हमें पता है कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर ये है। या तो दो नेगेटिव चार्ज को इसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये क्या है, एनायनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो एनायनिक चार्ज हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। या तो इसको ऐड कर लो, या फिर मोनोवैलेंट स्पीशीज काउंट कर लो, दोनों एक ही चीज है। जहां दोनों चीज दी हो वहां या तो मोनोवैलेंट स्पीशीज काउंट कर लो और या फिर चार्ज ऐड कर लो। अब मोनोवैलेंट स्पीशीज इसमें दो ही है और इसके ऊपर चार्ज भी दो ही है, तो चार्ज सबसे इजी होता है काउंट करना, इसलिए उसको चार्ज को काउंट कर दो। चार्ज काउंट किया, -2 तो वो ऐड होगा, 4 + 2 / 2 3 sp2 हाइब्रिडेशन होती है कार्बोनेट आयन में, sp3 हाइब्रिडेशन होती है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है सॉरी कार्बोनेट आयन में। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा लेक्चर खत्म होता है, किसका, ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है केमिकल बॉन्डिंग वाला। अब आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और बहुत सारे एग्जांपल जितने भी आपको बुक में मिले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सबकी स्टीरिक नंबर निकाल के उनकी हाइब्रिडेशन निकालनी है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल इजी है। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।